Hello friends, today we are going to discuss about the mechanism of DNA replication. In last video we started the process of DNA replication and we have discussed about the requirements of DNA replication. So आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, जो DNA replication है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए DNA replication की मैकेनिज्म मेनली 3 स्टेप के अंदर पूरी होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो आज हम उन स्टेप्स को पढ़ेंगे डेप्थ में। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशिएशन की, डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन की। ये कैमरा मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार के लिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस ना हो बीच में। तो इनिशिएशन होता है वो मेनली 4 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं उसको। सबसे पहले क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट, उसके बाद सेपरेशन ऑफ और अनकॉइलिंग और डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, उसके बाद आरएनए प्राइमर को जोड़ते हैं, आरएनए प्राइमिंग होती है। उसके बाद आरएनए प्राइमर के ऊपर आगे नए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं, नया स्ट्रैंड बनता है, नया डीएनए बनता है। तो सबसे पहले जो ये कोई डीएनए होता है उसके ऊपर रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से करना है, इसके लिए इनिशिएशन पॉइंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में केनिन्स ने बताया था कि इनिशिएशन पॉइंट होता है, हर कहीं से रेप्लिकेशन शुरू नहीं होता है, इसके लिए पर्टिकुलर पॉइंट होता है, उसे इनिशिएशन पॉइंट कहते हैं। और यूकैरियोट्स हैं उसमें ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले हमारा काम है डीएनए रेप्लिकेशन में कि रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से करना है, उसका इनिशिएशन पॉइंट कौन सा है वो उसका पहचान करना। उसके बाद क्या होता है, सेपरेशन ऑफ अनकॉइलिंग स्ट्रैंड्स। जो ये स्ट्रैंड्स हैं दोनों यहाँ पर, इसको सेपरेट करना, इनका जो कुंडलन हुआ है ये, इसको कुंडलन को निकालना। तो उसमें क्या, सबसे पहले एंजाइम आता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आके यहाँ पर नीचे दोनों स्ट्रैंड को कट लगाता है, जिससे इनका कुंडलन निकल जाता है और स्ट्रैंड दोनों क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड सीधे हो जाते हैं। पूरा डीएनए एक साथ सीधा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके होता है। मान लीजिए पहले यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक हो गया और फिर यहाँ तक, और जैसे जैसे डीएनए खुलता है वैसे वैसे रेप्लिकेशन होती जाती है और पीछे से दोबारा कॉइलिंग होती जाती है। तो सबसे पहले टोपोआइसोमेरेज ने आगे यहाँ पर कट लगाया, डीएनए स्ट्रैंड का जो कुंडलन था वो निकल गया, स्ट्रैंड दोनों सीधे हो गए। ये इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ऐसे, तो दोनों स्ट्रैंड सीधे हो गए। उसके बाद ये जो कट के द्वारा 2 फ्रेगमेंट बने थे डीएनए का, ये छोटा फ्रेगमेंट इधर और ये, इसको दोबारा लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब जो ये स्ट्रैंड सीधा हुआ है डीएनए का, ये मान लीजिए स्ट्रैंड इतना सीधा हो गया, ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो अब आएगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम, और हेलिकेज आके, ये मान लीजिए हेलिकेज एंजाइम है, ये इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको ब्रेक करेगा और डीएनए स्ट्रैंड दोनों को पूर्ण रूप से सेपरेट कर देगा। तो हेलिकेज एंजाइम ने डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें डेप्थ के अंदर, तो हेलिकेज एंजाइम ने बीच के बॉन्ड भी तोड़ दिए हैं, सेपरेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर इनके ऊपर आके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ती है, एसएसबी प्रोटीन जुड़ती है, जिससे कि जो अनकॉइल्ड स्ट्रैंड है वो दोबारा कॉइलिंग ना हो उनके अंदर। और एसएसबी प्रोटीन जुड़ने के बाद हमारा देखिए रिकॉग्निशन हो गया, बाद में सेपरेशन हो गया। अब बारी है आरएनए प्राइमिंग की। आरएनए प्राइमिंग करनी है तो आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा। तो आरएनए प्राइमर जुड़ता है यहाँ पर आके, ये इस स्ट्रैंड का 3 एंड है और ये इसका 5 एंड है, सॉरी ये, और ये इसका 5 एंड है और ये 3 एंड। और हमें पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है 3rd है, उसकी एक्टिविटी होती है 5 एंड टू 3 एंड, यानी वो नए स्ट्रैंड बनाता है 5 एंड टू 3 एंड। और उसको जो अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए पहले से 3 एंड एक फ्री चाहिए। 3 एंड का जो OH होता है पेंटोज शुगर के अंदर, 3 एंड पे जो OH होता है, यहाँ पर 3 एंड होता है, ये यहाँ पर एक OH होता है, वो उसको फ्री चाहिए। तो उसके लिए एक 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड लंबी
श्रृंखला बनती है जिसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है आरएनए पॉलीमरेज, जिसे प्राइमेज एंजाइम भी कहते हैं। तो वो एंजाइम आरएनए का निर्माण करता है। तो आरएनए प्राइमर का ये है 5 एंड और ये है 3 एंड। तो इस 3 एंड पर अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसको ये OH है ये फ्री मिल जाएगा 3 एंड पे, और वो अपना काम आगे शुरू कर देगा, नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ना शुरू कर देगा और उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि उसकी एक्टिविटी है 5 एंड टू 3 एंड की ओर। और ये भी जो डायरेक्शन है ये 5 एंड टू 3 एंड की ओर ही है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो आगे अपनी स्ट्रैंड बना देगा। पर जब हम इस स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड की बात करते हैं जिसका 5 एंड इधर है और 3 एंड इधर है, तो इस स्ट्रैंड के अंदर जो आरएनए प्राइमर जुड़ेगा वो इस 5 एंड पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर का 5 एंड अटैच होता है, जो टेम्पलेट होता है डीएनए टेम्पलेट। तो 5 एंड के साथ अटैच नहीं हो सकता। आरएनए प्राइमर जुड़ेगा इधर, इधर जुड़ेगा। इसके 3 एंड की जो पोलरिटी है इस पोलरिटी की अकॉर्डिंग यहाँ पर जुड़ेगा आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर जुड़ने के बाद जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो इस डायरेक्शन के अंदर निर्माण करेगा, क्योंकि इस आरएनए प्राइमर का 5 एंड इधर है और 3 एंड इधर है, और एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज की इसी डायरेक्शन के अंदर होती है 5 एंड टू 3 एंड। तो इस प्रकार ये निर्माण कर देगा जो रेप्लिकेशन का नया जो न्यू सिंथेसिस स्ट्रैंड है उसका निर्माण करेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अब ये जो हेलिक्स इतना यहाँ तक खुला है रेप्लिकेशन फोर्क, तो यहाँ तक निर्माण हो गया। अब मान लीजिए ये और खुल गया, स्ट्रैंड और खुल गया, तो यहाँ पर ऐसे आरएनए प्राइमर जुड़ा है और ये कंटिन्यूस चल रहा है। और क्योंकि इस स्ट्रैंड का 3 एंड इधर है और 5 एंड इधर है, तो ये नया स्ट्रैंड 5 एंड टू 3 एंड की ओर कंटिन्यूस चल रहा है। पर ये जो स्ट्रैंड है 5 एंड टू 3 एंड ये चलता है रेप्लिकेशन फोर्क के साथ साथ, क्योंकि इसमें निर्माण होता है इस डायरेक्शन के अंदर। तो इस डायरेक्शन के अंदर तो तभी निर्माण होगा जब ये रेप्लिकेशन फोर्क है जो खुलता जाएगा, उसी तरह यहाँ पर निर्माण होगा। ये आगे खुलेगा तो और होगा, ये आगे खुलेगा तो और होगा। तो इसमें इस डायरेक्शन के कारण होने से इसके ऊपर बार बार आरएनए प्राइमर आके जुड़ता है। आरएनए प्राइमर बार बार आके जुड़ता है। पहले जब स्ट्रैंड इतना खुला था तब यहाँ पर आरएनए प्राइमर जुड़ा, अब स्ट्रैंड इतना खुल गया तो यहाँ पर जुड़ा, फिर यहाँ पर जुड़ा। तो इन आरएनए प्राइमर के आगे रेप्लिकेशन होता गया। इस प्राइमर से इतना हुआ, फिर बाद में स्ट्रैंड और खुला तो ये जुड़ा, इस प्राइमर के आगे इतना निर्माण हो गया, फिर इस प्राइमर के आगे इतना निर्माण हो गया। यानी इसमें जो रेप्लिकेशन है इस 5 टू 3 एंड के स्ट्रैंड के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होती है, असतत होती है। तो इस कारण से रेप्लिकेशन है जो पूरी ओवरऑल उसको सेमी डिसकंटिन्यूस कहा गया है, अर्ध असतत। क्योंकि जो एक स्ट्रैंड है उस पर तो कॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन हो रही है और एक स्ट्रैंड है उस पर डिसकंटिन्यूस हो रही है, तो इसे सेमी डिसकंटिन्यूस कहा गया है, अर्ध असतत में। यानी पूरी भी असतत नहीं है, एक स्ट्रैंड पे सतत हो रही है एक पे असतत, तो अर्ध असतत हो गई है सेमी डिसकंटिन्यूस। तो जिस स्ट्रैंड पर सतत रेप्लिकेशन होती है उसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये हो गया लीडिंग स्ट्रैंड 3 एंड टू 5 एंड वाला। और ये जो स्ट्रैंड है इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो ये फ्रेगमेंट्स बने हैं इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। और ये फ्रेगमेंट जो हैं वो डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्हें जोड़ देता है। और जो ये प्राइमर है इन्हें रेप्लिकेशन के ख़त्म होने से पहले हटा दिया जाता है
डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम के द्वारा, जिसे हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, वो एंजाइम इन प्राइमर्स को डिग्रेड कर देता है और इन प्राइमर्स की जगह पर नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देता है। और नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करने के बाद जो डीएनए लाइगेज है वो इन न्यूक्लियोटाइड को इस डीएनए स्ट्रैंड से जोड़ देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज इस आरएनए प्राइमर को डिग्रेड कर देगा और नए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा इसके स्थान पर और उसको डीएनए लाइगेज फ्रेगमेंट से डीएनए फ्रेगमेंट से जोड़ देगा। तो ये हमारा हो गया आरएनए प्राइमिंग भी हो गई। आरएनए प्राइमर यहाँ जोड़ दिया, मैंने बता दिया क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की एक्टिविटी 5 एंड टू 3 एंड होती है। उसको एक 3 एंड का फ्री OH चाहिए अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए, आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए, इसलिए आरएनए प्राइमर बनाया जाता है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड का, जो आरएनए पॉलीमरेज यानी प्राइमेज एंजाइम बनाता है। तो ये ओवरऑल हो गई आरएनए प्राइमिंग। और इस पे आगे फ्रेगमेंट्स का निर्माण कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन आरएनए प्राइमर, ये भी बता दिया। तो इनिशिएशन हो गया, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। और रेप्लिकेशन स्टार्ट के बाद में होता है चेन इलोंगेशन। इनिशिएशन के बाद में चेन का इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन में क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड्स मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू ट्राइफॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोफॉस्फेट होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के अंदर बदलते हैं। बोथ न्यू स्टैंड आर फॉर्म इन द 5 to 3 डायरेक्शन। 5 एंड टू 3 एंड की डायरेक्शन में दोनों स्टैंड का निर्माण होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। डीएनए प्राइमर इज रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये मैंने अभी बताया आपको, जो डीएनए प्राइमर है उसको हटा दिया जाता है कॉर्नबर्ग एंजाइम के द्वारा और गैप को फिल कर दिया जाता है और न्यू फ्रेगमेंट होते हैं उन्हें डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आगे जोड़ता जाएगा 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन में और चेन बढ़ती जाएगी। इस स्टेप में बस इतना ही होता है, चेन का एलोंगेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा और गैप साथ साथ में जो आरएनए प्राइमर है पिछले वो हटा दिए जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा और डीएनए लाइगेज इनको फिल कर देता है गैप को। टर्मिनेशन कब होगा, टर्मिनेशन तभी होगा जब रेप्लिकेशन फोर्क ख़त्म हो जाएगी। जो डीएनए का मान लीजिए इस सिरे से हमने शुरू किया था, तो रेप्लिकेशन जब इस सिरे पर पहुंच जाएगी, लास्ट बेस का रेप्लिकेशन हो जाएगा। द सिंथेसिस ऑफ डीएनए कंप्लीटेड विद द फाइनल न्यूक्लियोटाइड डिपॉजिट। जब लास्ट न्यूक्लियोटाइड डिपॉजिट हो जाएगा नए स्टैंड पर, तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी लास्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ जब रेप्लिकेशन फोर्क ख़त्म हो जाएगा। ये एक डायग्राम है, इसके अंदर पूरी मैकेनिज्म है। जैसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले जो स्टैंड था पूरा उसको इस टोपोआइसोमेरेज ने ऐसे सीधा कर दिया। ये देखो सीधी समान संरचना है, सीधा कर दिया है, इसका जो कुंडलन है वो निकाल दिया है। इसके पीछे पीछे ये हेलिकेज एंजाइम आ रहा है, हेलिकेज एंजाइम इसके बॉन्ड ये तोड़ते आ रहा है, दी दोनों जो स्टैंड है उनको सेपरेट करते आ रहा है, पीछे पीछे हेलिकेज एंजाइम आ रहा है और हेलिकेज एंजाइम के पीछे पीछे ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ती जा रही है। जो ये पिंक कलर के अंदर है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ती जा रही है, जिससे ये स्टैंड दोबारा कुंडलित ना हो। तो उसके बाद जो आरएनए प्राइमर है, ये जो ब्लू कलर में है, जो ये 3 एंड टू 5 एंड है, इस पे कॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन हो रही है क्योंकि आरएनए प्राइमर एक बार जुड़ गया और इसके आगे जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो 5 एंड टू 3 एंड के डायरेक्शन के अंदर निर्माण कर रहा है। पर ये जो लेगिंग स्टैंड है इसके ऊपर टुकड़ों में निर्माण हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये रेप्लिकेशन, ये हेलिकेज आगे आगे खोलता जाएगा। अब इसने पहले इतना निर्माण किया, इतना स्टैंड खुला था, यहाँ पर आरएनए प्राइमर जुड़ा, इतना निर्माण किया 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन में। ये 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन ही है, उल्टा नहीं है, 3 एंड टू 5 एंड नहीं है, 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन है। फिर इसने दोबारा आरएनए प्राइमर जुड़ा, इतना निर्माण हुआ, अब इतना निर्माण हो गया। अब ये जो डीएनए हेलिकेज एंजाइम है ग्रीन कलर में, ये आगे और खोलेगा स्टैंड को, तब दोबारा आरएनए प्राइमर जुड़ेगा और जो डीएनए की न्यू स्ट्रैंड है उसका निर्माण होगा। तो ऐसे टुकड़ों में डिसकंटिन्यूस रूप से निर्माण होता है और जो ये टुकड़े हैं उन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट है उन्हें ये डीएनए लाइगेज एंजाइम जोड़ देता है और एक कंप्लीट स्टैंड बना देता है। और यहाँ पर देखिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये जो आरएनए प्राइमर है इनको रिमूव कर देता है। रिमूव आरएनए प्राइमर एंड फिल्स द गैप, गैप को फिल कर देता है। और
गैप नए न्यूक्लियोटाइड बना देता है इनकी जगह पर, और जो लाइगेज एंजाइम है वो न्यूक्लियोटाइड को इस स्ट्रैंड से दोबारा जोड़ देता है। तो डीएनए सिंथेसाइज इन द 5 एंड to 3 एंड डायरेक्शन, लैगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूस, लैगिंग स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूस होती है। तो आई होप आपको ये रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म पूरी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपका डाउट हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं। एक और टर्म आता है इसमें, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन क्या होता है, जब रेप्लिकेशन फोर्क की बात कर रहे हैं, फोर्क यानी डीएनए का खुलना, जब रेप्लिकेशन फोर्क एक ही डायरेक्शन में चलती है, यानी इसमें देखिए आप, जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो इस डायरेक्शन में खुल रही है, तो इसको जो रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। तो फोर्क का मूवमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये तो हो गई यूनी डायरेक्शनल। इसके अंदर ये लैगिंग स्ट्रैंड है, टुकड़ों के अंदर निर्माण हो रहा है, इसमें सतत निर्माण है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड है। ये जो दूसरा चित्र हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या देखते हैं कि जो इनिशिएशन पॉइंट है वो डीएनए के बीच में आता है, और बीच में आ गया तो रेप्लिकेशन अब दोनों डायरेक्शन में शुरू होगी। एक फोर्क तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है और एक फोर्क इस दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है। इसका लीडिंग स्ट्रैंड इस तरफ है और लैगिंग स्ट्रैंड इस तरफ है, और इसका लैगिंग स्ट्रैंड तो इस तरफ है और लीडिंग स्ट्रैंड इस तरफ है। तो इस प्रकार का जो रेप्लिकेशन होता है, जिसके अंदर रेप्लिकेशन फोर्क दो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है, तो इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोट हैं उनमें यूजुअली पाया जाता है यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, और यूकैरियोट में पाया जाता है बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से भी, आपका जो डाउट है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।